हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिक्स विद अतुल सर। आज की वीडियो में आपके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। देखो, पॉलिटी में हमने शेड्यूल्स तो पढ़ दी थी, लेकिन आजकल शेड्यूल में और कैसे सवाल आ रहे हैं कि 7 शेड्यूल के अंदर हमने क्या करा है, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करा है, शक्तियों का बंटवारा करा है। जहाँ हमने पढ़ा था बच्चों यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और लास्ट में हमने रेसिड्यूरी पावर्स भी पढ़ी थी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो आजकल पेपर में क्या हो रहा है कि सीधा 4 ऑप्शन दिए और सीधा पूछ लेते हैं कि कौन सा एक टॉपिक है वो यूनियन लिस्ट में नहीं आ रहा है, कौन सा एक टॉपिक है जो कंकरेंट लिस्ट में शामिल हो रहा है। तो हम इन तीनों लिस्ट के सब्जेक्ट सारे देखेंगे और साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर याद भी करा दूंगी कि कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो आप कैसे पहचान लोगे कि स्टेट लिस्ट में काउंट करना है, कि आपको यूनियन लिस्ट में काउंट करना है, कि आपको कंकरेंट लिस्ट में काउंट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ये देखो, सबसे पहले देखो यूनियन लिस्ट। पहली बात तो यूनियन लिस्ट बच्चों हमने कहाँ से ली है, ये देखो कहाँ से ली है हमने, कनाडा से। ठीक है, यूनियन लिस्ट है क्या, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है इस लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट रखे गए होंगे उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार को है, संघीय सरकार को है। ये याद रखना, नाम से ही पता चल रहा है यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उस पर कौन कानून बना सकती है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि हमारी सेंटर गवर्नमेंट। ये यूनियन लिस्ट हमने कनाडा से तो लिए, लेकिन ये आते कौन से आर्टिकल में, ये याद रखना आर्टिकल का नाम। ठीक है, आर्टिकल 246 के अंदर क्या आती है हमारी, यूनियन लिस्ट। ठीक है, तो पूरा मीनिंग लिखा हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। अब इसके मेन सब्जेक्ट देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से सब्जेक्ट है, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स यानी कि हमारे जितने भी विदेशी मामले हैं वो, एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा वाली चीज़ें। ठीक है, वॉर और पीस की कोई भी बात हो रही है, डिफेंस रक्षा की बात हो रही है, सारी की सारी हमारी तीनों सेनाएं। तो देखो आपको टॉपिक पहचानना कैसा है। अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कुछ के नाम हमारे सुने हुए होते हैं कि इस पर केंद्र सरकार ने ये काम करा, इस टॉपिक पर केंद्र सरकार ने ये काम करा, तो आप पहचान सकते हो वहाँ पर आसानी से कि ये टॉपिक यूनियन लिस्ट में रखा जाएगा कि स्टेट लिस्ट में रखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब देखो डिफेंस की बात कौन करेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर चला है यहाँ पर, तो स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ी ना पूछा जाएगा। कहीं पर भी अटैक हुआ सीधा डिसीजन किसके हाथ में होगा, कैबिनेट के हाथ में होगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी अगर डिफेंस से रिलेटेड कुछ भी करना है, कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी करना है, तो सारी चीज़ें कौन सी लिस्ट में आएंगी, यूनियन लिस्ट में आएगी। सारी की सारी पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। तो देखो डिफेंस रक्षा वाली चीज़ें, कम्युनिकेशन जितनी भी संचार वाली बातें, हमारी तीनों की तीनों सेनाएं, हमारे जो एटॉमिक एनर्जी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, विदेशी मामले हो गए, परमाणु ऊर्जा हो गए। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, तीनों की तीनों फोर्स हो गई। उसके बाद हमारा रेलवे सिस्टम, तो रेलवे के सारी की सारी पावर भाई किसके पास होती है, रेलवे वाली भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। फिर इंडियन रेलवे सिक्योरिटी वाली फोर्स इसी के अंदर आ जाएंगी। करेंसी की बात हो रही है, मुद्रा की बात हो रही है, तो स्टेट का कोई लेना देना है ही नहीं, सारी चीज़ें RBI से रेगुलेट होती हैं। ठीक है, तो ये भी कौन सी लिस्ट में आएगा, यूनियन लिस्ट में। तो याद रखना करेंसी हो गया, RBI हो गया, CBI हो गया। ठीक है, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, हमारा सेंसस, जनगणना, तो जनगणना भी क्या राज्य सरकार के अंडर में आती है, नहीं, सेंसस वाला टॉपिक भी किस में रहेगा, यूनियन लिस्ट में रहेगा। तो अगर आपने एक बार रीड भी कर दिया, एक बार देख दिया कि ये टॉपिक होते हैं, और ऑप्शन में आपको इसी लिस्ट में ये जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर मेन टॉपिक लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, हमें इतने ही पढ़ने हैं और ऑप्शन में हमें इन्हीं में से सवाल मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका सवाल, ये याद रखना। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हो गए भाई, करेंसी मुद्रा की बात होगी तो केंद्र सरकार ही तो करेगी, RBI की बात होगी, CBI की बात होगी तो केंद्र सरकार के हाथों में तो होंगी चीज़ें, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, कोई भी केस होगा डायरेक्ट CBI को सौंपा जाएगा, वहाँ पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गए, सेंसस हो गए, सिटीजनशिप हमारी नागरिकता, तो हमारे देश में तो हमें वैसे ही पता है कि सिंगल सिटीजनशिप है, और सिटीजनशिप वाला टॉपिक यूनियन लिस्ट में रहेगा। हमारे यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता जैसा कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर इस तरह का कुछ भी प्रोविजन होता तो फिर शायद स्टेट लिस्ट में आता, लेकिन सिटीजनशिप भी कौन सी लिस्ट में रहेगा, यूनियन लिस्ट में रहेगा। हमारे फंडामेंटल राइट भाई सीधा हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 का यूज करके।
ठीक है। 226 से भी किसको पावर मिली हुई है? हाई कोर्ट को, जबकि हाई कोर्ट भी किस में काउंट होती है? हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत न्यायपालिका हमारे भारत में। तो ये भी हमारा कैसा फीचर होता है? यूनिटरी फीचर होता है। तो ये भी कौन सी लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा। जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं, बंदरगाह, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, स्पेस, अंतरिक्ष में जितनी भी चीज़ें हो रही है, लॉटरी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको नाम से ही पता चल जाएंगी कि कहाँ से रेगुलेट हो रही है, सेंटर से। शेयर मार्केट के लिए कोई भी कानून बनाना है तो राज्य का कोई लेना देना नहीं है, केंद्र सरकार डिसाइड करेगी उसके लिए कोई भी नया कानून लाना है, ठीक है। उसके बाद देखो सर्विस टैक्स हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। यूपीएससी तो आप नाम से ही पता लगा लोगे कहाँ पर हो, कौन सी लिस्ट में होगा? यूनियन लिस्ट में होगा, ठीक है। उसके बाद देखो जितनी भी हमारी ट्रीटीज होंगी, संधियाँ होती हैं दूसरे देशों के साथ, किसी के साथ भी कोई भी समझौता है, एग्रीमेंट है, तो वो भी कौन सी लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। जितने भी हमारे फॉरेन ट्रेड हैं, विदेशी व्यापार, अब विदेशी व्यापार के लिए किसी राज्य से पूछने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। किसी भी राज्य में कोई भी कंपनी बाहर से आ रही है तो इसका फैसला तो ऑलरेडी किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो विदेशी व्यापार कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, ये भी किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना। ऑडिट याद रखना भाई, ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन। तो देखो यूनियन लिस्ट में आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो, बस ये कि हमने अब तक सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं, तो आपको इतने ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं बस, इससे बाहर सवाल नहीं जाता है। इतने टॉपिक भी अगर कोई पढ़ लेता है तो बहुत है उसके लिए, और इनको रटना नहीं है, सीधा सीधा बस 3-4 बार रीडिंग लगानी है, अपनी समझ बतानी है कि अच्छा ये टॉपिक यूनियन लिस्ट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, स्टेट लिस्ट में आएगा तो क्यों आएगा, उसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। तो ये सारे टॉपिक आप नाम से ही देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी लिस्ट में आएंगे बच्चों? यूनियन लिस्ट में। और इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है भाई। शेड्यूल हमने पढ़ रखी है, लेकिन यूनियन लिस्ट में क्या आ रहा है, स्टेट लिस्ट में क्या आ रहा है, कनकरेंट लिस्ट में क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पेपर से पहले ज़रूर याद करके जानी है, चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो, ठीक है। देखो तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका हिंदी वाला भी है। तो इसकी पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको इस पे वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, ये हिंदी में लिखी हुई चीज़ें सारी की सारी। संघ सूची कहाँ से है? कनाडा से। कौन से आर्टिकल से? 246 से, ठीक है। रक्षा, संचार, विदेशी मामले, तीनों की तीनों सेनाएं, विदेशी ऋण हो गया, मुद्रा, आरबीआई, सीबीआई, हमारे फंडामेंटल राइट, सेंसस वाला टॉपिक, सिटीजनशिप वाला टॉपिक, ठीक है। जितने भी हमारे टैक्सेस वाले हैं, हमारा यूपीएससी वाला सिस्टम है, शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंसी वाली चीज़ें हो गई, ये सारी की सारी कौन सी लिस्ट में रहेंगी बच्चों? यूनियन लिस्ट में रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया यूनियन लिस्ट। उसके बाद देखो अब हम पढ़ेंगे स्टेट लिस्ट। देखो स्टेट लिस्ट पे कौन कानून बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। प्रेसिडेंट रूल लगता है तब बात अलग है, अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो याद रखना कि ऐसे में पार्लियामेंट को पैरेलल पावर मिलती है कि वो भी स्टेट लिस्ट पे क्या बना सकती है? कानून। पैरेलल पावर का मतलब क्या होता है? समानांतर एक तरह से शक्ति मिलती है। क्या होती है इसका मीनिंग? तो समझो, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो ऐसे में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास तो शक्ति रहती है अपने स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ पार्लियामेंट को भी पावर मिल जाती है कि वो भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है किसी स्टेट में तो स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ यानी कि राज्य सरकार के साथ साथ संसद पार्लियामेंट के पास भी पैरेलल पावर होती है, समानांतर शक्ति होती है। समानांतर शक्ति का मतलब पैरेलल लाइन आपको पता है दोनों एक साथ चलती है, तो पैरेलल पावर का मतलब क्या हो गया कि केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इमरजेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि प्रेसिडेंट रूल के समय स्टेट लिस्ट क्या कर सकती है? स्टेट लिस्ट पर यूनियन गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। दूसरी बात, राज्यसभा के पास भी पावर है कि ऐसे में अगर स्टेट लिस्ट, भाई प्रेसिडेंट रूल नहीं लग रहा कोई बात नहीं,
लेकिन अगर स्टेट लिस्ट का कोई टॉपिक हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऐसे में वो 2/3 मेजॉरिटी विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है। अगर कौन? राज्यसभा के पास है ये पावर, लोकसभा के पास नहीं है। अगर राज्यसभा पहले करके देगी 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से इस तरह का प्रस्ताव पारित करके देगी, तो राज्य सूची पर यानी कि स्टेट लिस्ट पर कौन कानून बना सकती है? संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना आर्टिकल 249 में। ठीक है, तो स्टेट लिस्ट समझ गए, नाम से पता चल रहा है कौन कानून बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट भी बच्चों कौन से आर्टिकल में आती है? याद रखना आर्टिकल 246। तो स्टेट लिस्ट पर संसद कैसे कैसे कानून बना सकती है? दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी कि राज्यसभा के पास भी पावर है और प्रेसिडेंट रूल के समय भी ये पावर किसके पास चल जाती है? यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है, वहाँ संसद को ये शक्ति मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। वरना जनरली आमतौर पर तो कौन कानून बनाएगी? स्टेट। अब देखो स्टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? एग्रीकल्चर, खेती हो गया, इरिगेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, कृषि, खेती। तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपको एक याद है तो आपको बाकी के तो अपने आप ही याद हो जाएंगे कि खेती के साथ सिंचाई जुड़ी होती है, जहाँ खेती और सिंचाई है तो वहाँ पर पशुपालन भी तो होगा। तो एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, तीनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लैंड टैक्सेस हो गया। ठीक है, अब भाई खेती होगी तो जमीन पर ही तो होगी, तो लैंड टैक्सेस यानी कि जितने भी हमारे भूमि कर हैं, इरिगेशन टैक्स, टोल टैक्स, ये याद रखना। ठीक है, स्टेट पुलिस, राज्य की पुलिस तो राज्य के लिए ही काम करेगी। स्टेट की जो रेलवे पुलिस है वो, ये याद रखना। अगर क्लियर इस तरह से लिखा है, वहां पर हमने सिर्फ रेलवे देखा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? स्टेट रेलवे पुलिस। उसके बाद पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पंचायती राज के इलेक्शन वैसे भी कराता कौन है? स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग है, वो कराता है। जबकि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एक राज्य के, एक स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा के इलेक्शन भी कौन कराता है? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराता है। बच्चों स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा के इलेक्शन नहीं कराता, वो भी वहाँ से कहाँ से कंडक्ट होते हैं? वहाँ से। तो स्टेट के पास किसकी पावर है कौन सी इलेक्शन कराने की? तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज। तो सीधा सीधा हमें पता चल गया नाम से ये कौन सी लिस्ट में आएगा? स्टेट लिस्ट में। तो देखो अगर आपको खेती याद है, कृषि तो भूमि पर होगी, तो लैंड टैक्स भी कहाँ आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। खेती में इरिगेशन चाहिए, सिंचाई चाहिए, तो ये भी किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। जहाँ एग्रीकल्चर इरिगेशन आ रहा है तो वहाँ एनिमल हस्बेंड्री तो होगी ही होगी। ठीक है, और ये तो हम डीपीएसपी में भी पढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी कौन सी लिस्ट में आएगा? स्टेट लिस्ट में आएगा। उसके बाद देखो अगर सीधा सीधा ये तो नाम में ही पता चल रहा है कि स्टेट है। पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं भी बच्चों किस में आती हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है, जब एग्रीकल्चर आ रहा है तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में ही आएगा बिल्कुल। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना। ठीक है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, मार्केट्स एंड फेयर्स, भाई कोई भी मेला लगता है तो वो मेला केंद्र सरकार को मतलब नहीं है, उस राज्य में लग रहा है, जिस जगह पर लग रहा है तो वहाँ की जो जगह है वो वहाँ से पैसे वसूलती है कि आप इतनी जगह पर मेले लगा रहे हो, आप इतनी जगह पे मार्केट लगा रहे हो, तो इतना किराया देना है। तो वो किराए वाला पैसा किसके खाते में जाता है? राज्य सरकार के खाते में जाता है। तो मार्केट ऑफ फेयर्स, ये याद रखना। ठीक है, स्टेट लिस्ट में आएगा। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी भी किस में आएगी? स्टेट लिस्ट के अंदर आएगी। लिकर टैक्स, ठीक है, एक्साइज जो टैक्स होता है, ये भी आबकारी जो टैक्स होते हैं, ये भी किस में आता है बच्चों? शराब वाला टैक्स भी स्टेट लिस्ट में। राज्य सरकार को वैसे भी सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ से हो रही है? लिकर टैक्स से ही होती है। ठीक है, एक ही ठेका कितने कितने करोड़ों में छूटता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, आप पिक्चर देखने जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो उस मूवी पर भी जो टैक्स लग रहा है वो एक तरह का एंटरटेनमेंट टैक्स ही तो है, तो वो भी किसके खाते में जाएगा? उस पर जो टैक्स लगा हुआ है वो राज्य सरकार के में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो पब्लिक ऑर्डर, ये याद रखना। हेल्थ हो गया, गैम्बलिंग, ठीक है, इसकी जगह चाहे बैटिंग लिखा जाए, जुए वाली जो चीज़ होती है, ठीक है, ये भी किसके अंदर आती है बच्चों? स्टेट लिस्ट में आती है। इसको स्टार लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गैस और इलेक्ट्रिसिटी याद रखोगे, मार्केट एंड फेयर्स याद रखोगे, लिकर टैक्स आपको याद हो ही जाएगा, गैम्बलिंग वाला याद रखोगे, वाटर सप्लाईज, अब वाटर होगा तो ड्रेनेज सिस्टम भी वही होगा, तो वाटर है तो ड्रेनेज भी वही है। ठीक है,
तो देखो सारे शब्द क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक शब्द है तो आप पता लगा ही सकते हो कि आगे के अगर इससे जुड़े हुए 2-3 शब्द है तो वो कौन सी लिस्ट में आएंगे, स्टेट लिस्ट में। जो जो थोड़े अलग लगते हैं जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मार्केट एंड फेयर्स हो गया, ठीक है, गैमलिंग हो गया, लिकर टैक्स हो गया, हेल्थ वाला हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं बच्चों, स्टेट लिस्ट में आते हैं। तो यूनियन लिस्ट के टॉपिक ऑलरेडी हमें पता है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप पढ़ोगे तो अलग से छांट सकते हो कि स्टेट लिस्ट के अंदर कौन सा आएगा और यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सा आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमारी कितनी लिस्ट कंप्लीट हो गई, 2 लिस्ट, दोनों की दोनों कौन से आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 246, ठीक है। देखो उसके बाद कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है आज के टाइम पे पेपर के लिए, ठीक है। देखो ये सारी चीज किस में लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है कि पानी की पूर्ति, जल निकासी हो गई, तटबंध हो गए, ये सारी चीजें भी किस में आती हैं, स्टेट लिस्ट में आती हैं। उसके बाद देखो लास्ट है हमारी कनकर्न लिस्ट। समवर्ती सूची कौन से देश से ली है बच्चों हमने, ऑस्ट्रेलिया से। यूनियन लिस्ट कहां से ली थी, कनाडा से ली। तो कनकर्न लिस्ट किससे लिया, ऑस्ट्रेलिया से। ये कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 246, यानी कि तीनों की तीनों लिस्ट आती एक ही आर्टिकल में, आर्टिकल 246। क्या मतलब है कनकर्न लिस्ट का, तो देखो कनकर्न लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट रखे जाते हैं कि जहां पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर दोनों के बीच में किसी भी चीज को लेकर कोई भी विवाद होता है तो बड़ा कौन है, केंद्र सरकार, तो चलेगी किसकी, केंद्र सरकार की। तो ज्यादा मान्य कौन सा कानून होगा, केंद्र सरकार का। कहाँ से ले रखी है हमने, ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। कौन कौन से सब्जेक्ट है, देखो इसमें एजुकेशन, 42nd अमेंडमेंट से हमने 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से हटाकर कहाँ कर दिए थे, कनकर्न लिस्ट में कर दिए थे। तो वो 5 तो जरूर याद रखना है। एजुकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट्स, माप तोल, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, न्यायिक प्रशासन, पब्लिक वेलफेयर, लोक नियोजन, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, जो परिवार नियोजन हो गया, डाइवोर्स वाली चीज हो गई, बर्थ डेथ्स रजिस्ट्रेशन हो गए, इसके जो भी सर्टिफिकेट बनते हैं तो हम राज्य सरकार से भी बना सकते हैं और केंद्र सरकार से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो भाई आपके इतने तरह के जितने भी केसेस हैं इसके लिए आप कहीं पर भी जा सकते हो, तो नाम से इसको भी आप पहचान सकते हो। तो देखो शुरू वाले तो जरूर याद रखना, क्योंकि ये जो शुरू के टॉपिक लिखे हुए ना, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजरमेंट्स, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ तक फैमिली प्लानिंग तक, ये 5 टॉपिक हैं और ये पांचों के पांचों टॉपिक 42nd अमेंडमेंट 1976 से स्टेट लिस्ट से हटाकर कौन सी लिस्ट में रख दिए गए, कनकर्न लिस्ट में, ठीक है। तो ये तो याद रखने ही रखना है। एजुकेशन रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एजुकेशन याद रखना है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और बच्चों राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ठीक है। उसके बाद देखो डाइवोर्स हो गया, बर्थ डेथ रजिस्ट्रेशन हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन। अब न्यूज़पेपर आ रहा है तो मैगजीन भी आएगी, ठीक है। वहाँ सेंसस पढ़ा था, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन हो गया, फैक्ट्रीज हो गई। अब फैक्ट्री में कौन काम करते हैं, लेबर, तो लेबर्स की यूनियन होती है। एनर्जी हो गया, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, आईपीसी की जितनी धारा है, ठीक है। तो देखो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी है। डाइवोर्स है तो साथ में क्या हो जाएगा, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट हो जाएगा, ठीक है। न्यूज़पेपर है तो मैगजीन हो जाएगा, कौन पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, तो जनता पढ़ेगी, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, फैक्ट्री अगर याद रख लिया तो आपको साथ में क्या याद हो जाएगा, लेबर यूनियंस याद हो जाएंगे, फिर ठीक है। एनर्जी हो गया, सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग हो गई, जब वहाँ फैमिली प्लानिंग है तो यहाँ सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग कर दो। प्लानिंग से 2 चीज़ें याद हो गई आपको कनकर्न लिस्ट में। उसके बाद आईपीसी वाली धाराएं हो गई हमारी, सीआरपीसी हो गई, सैनिटाइजेशन हो गया, डिस्पेंसरीज हो गई, यानी कि हॉस्पिटल वाली बात आ रही है तो कौन सी लिस्ट में आ जाएगा, कनकर्न लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस कंट्रोल हो गया, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज हो गई, चैरिटीज, और याद रखना बच्चों ट्रस्ट वाली बात, ठीक है। चैरिटीज ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग है, जिसको देख के आप नहीं पता लगा पाओगे। तो चैरिटीज एंड चैरिटेबल जो ट्रस्ट है ये यूनियन लिस्ट में ना आकर बच्चों कौन सी लिस्ट में आते हैं, कनकर्न लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने 3-4 बार सब्जेक्ट्स की रीडिंग कर दी है तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि यूनियन लिस्ट में कौन सा, स्टेट लिस्ट में कौन सा। देखो सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या करें, बिल्कुल मेन पढ़ें, तो इन्हीं में से ही आपको सवाल मिल जाएगा। इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आता भी है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी तो कर सकते हो, भाई ज़रूरी थोड़ा है हर सवाल का आंसर आपको सीधा देखते ही आता हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑप्शन हटाना पड़ता है, एलिमिनेट करनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है।
तो देखो ये कौन सी लिस्ट हो गई, कण कण लिस्ट हो गई। इसको हिंदी में और देख दो, हिंदी में चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने क्या देखा है बच्चों कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तीनों लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। क्योंकि अब से 7 शेड्यूल याद करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 42nd अमेंडमेंट के और 5 सब्जेक्ट याद करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें ऑप्शन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि 4 में से कौन सा एक यूनियन लिस्ट में है या नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में है या नहीं है, स्टेट लिस्ट में शामिल है या नहीं है। तो अगर 3-4 बार रीडिंग कर दी तो आपको ये सब्जेक्ट बहुत आसानी से याद हो सकते हैं। पेपर से पहले क्या करना है, एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करके जाने। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जानी। अगर पेपर टफ बनता है तो फिर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है कि भाई पॉलिटी के इतने क्वेश्चन आने, पता चला उसमें से एक क्वेश्चन तो यही आ गया, जो आते आते भी हमें पता है कि हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको इसे पूरा याद करके जाना है, 2-3 बार लिख देना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसे ही अगली वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।